मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 19 मई। चलिए शुरू करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके एडिटोरियल का डिटेल्ड एनालिसिस। जो ये आर्टिकल है वो आपका वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। इसमें जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसकी कंपैरिजन की गई है रूरल और अर्बन एरियाज में। आइए इस आर्टिकल को देखते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो रूरल और अर्बन एरियाज हैं, जिसमें जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो उसका पैटर्न क्या था। कोरोना के फर्स्ट वेव में पहले ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा केसेस आ रहे थे, उसके बाद से धीरे धीरे ये रूरल एरियाज में फैल गया। और सिमिलरली सेकेंड वेव का भी पैटर्न देखा जा रहा है। इस सेकेंड वेव पहले तो अर्बन एरियाज में आया, उसके बाद से ये धीरे धीरे जो केसेस थे वो रूरल एरियाज में फैल गए। जैसे कि आप डेटा से देख सकते हैं कि मार्च 2021 तक जो रूरल एरियाज में केसेस आ रहे थे वो 52% से 48% के करीब आ रहे थे। मतलब जो 52% केसेस थे वो अर्बन एरियाज में थे, जबकि 48% जो केसेस थे वो रूरल एरियाज में थे। ये मार्च 2021 तक की बात है। उसके बाद से मिड मई में क्या होता है कि जो रूरल एरियाज वाला केस है वो 52% से बढ़कर 65% हो जाता है, जबकि 48% से घटकर ये 35% हो जाता है अर्बन एरियाज में। तो हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज वाला जो केस है वो डे पर डे जो डिक्रीज होते जा रहा है और रूरल एरियाज वाला केस जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। सिचुएशन और भी क्रिटिकल तब बन जा रही है जब रूरल एरियाज में केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके रिलेटिवली जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात करें, हम क्या देखते हैं इसमें कि मई 14 तक जो वैक्सीनेशन की जो पहली डोज है, जो फर्स्ट शॉट है, तो वो रूरल एरियाज में कितना है, वो है आपका 12 से 15%। जबकि ये अर्बन एरियाज में कितना है, तो ये पहुंच चुका है अर्बन एरियाज में 30%। जबकि हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में जो है वो केसेस डिक्रीज कर रहे हैं और जो रूरल एरियाज में केसेस इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर सेकेंड शॉट की बात करें, सेकेंड शॉट रूरल एरियाज में कितने लोगों को अब तक दिया जा चुका है, तो 2.6%। जबकि अर्बन एरियाज में सेकेंड शॉट कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो 7.7%। तो आप देख सकते हैं कि मई 14 तक क्या हो रहा है कि अर्बन एरियाज में केसेस कम हो रहे हैं तो कंपैरेटिवली वैक्सीनेशन ज़्यादा हो रहा है, जबकि रूरल एरियाज में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं और वैक्सीनेशन कम हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है रूरल एरियाज की वो और भी क्रिटिकल बनाते जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है उनमें अगर इन्फेक्शन हो भी जा रहा है तो वो सीवियर नहीं हो रहा है, और जबकि जो नॉन वैक्सीनेटेड है उनमें अगर कोरोना हो भी जा रहा है तो वो सीरियस कंडीशन में पहुंच जा रहा है। तो वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है इस क्राइसिस को, इस कोरोना के सेकेंड वेव को रोकने के लिए। तो सॉल्यूशन यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके जो वैक्सीनेशन रेट है रूरल एरियाज में वो बढ़ाया जाए और ग्राउंड लेवल पर बढ़ाया जाए। यही सॉल्यूशन है रूरल एरियाज में भी इस समय जो जो क्राइसिस बना हुआ है उसे सॉल्व करने का। ये जो आर्टिकल है आपका वो साइक्लोन तौकते से रिलेटेड है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ये कोस्टल एरियाज है, जैसे कि आपके ये केरला हो गया आपका, या फिर ये कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, या महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गए, तो ये जो एरियाज हैं वो प्रोन टू है साइक्लोन की। साइक्लोन इंडिया में नहीं तो अरेबियन सी से आता है, नहीं तो फिर बे ऑफ बंगाल से आता है। जो साइक्लोन तोकते हैं ये अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ है, और यहाँ से ये ओरिजिनेट होते होते ये जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनमें बहुत ही बड़ी लेवल पे तबाही पहुंचाई है, और खासकर जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें। ये जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इस टाइम पे ट्विन प्रॉब्लम या ट्विन क्राइसिस फेस कर रहे हैं। एक तो कोरोना की वजह से और दूसरा नेचर की वजह से जो भी साइक्लोन आ रहे हैं। इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो साइक्लोन है तो ये फ्रीक्वेंट हो गया है खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। क्यों? क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की लोकेशन है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, इस वजह से साइक्लोन फ्रीक्वेंट है। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या है? तो हमें अपने लोगों को बचाए रखने के लिए ऑप्शन यही है कि हम इस साइक्लोन के लिए ऐसे कितनी भी क्राइसिस होती है तो हम कितना तैयार हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन यही बताया जा रहा है कि लोगों को इस सिचुएशन से बचाने के लिए पहली बात तो क्या होना चाहिए कि जो भी आईएमडी है, जो इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसकी जो भी फोरकास्टिंग है वो काफी प्रिसाइज मानी जा रही है। और आईएमडी ने क्लेम करा है कि हमारी जो फोरकास्टिंग है वो और प्रिसाइज होते जा रही है डे पर डे। तो पहला कि आईएमडी जो है वो अपना फोरकास्टिंग है वो काफी प्रिसाइज करें और भी अच्छे लेवल पे करें। दूसरा, जो भी हाउसेस बनाए जा रहे हैं कोस्टल एरियाज में वो स्टॉर्म झेल सके या स्टॉर्म शेल्टर्स हों। तीसरा कि अगर मान लीजिए कि कोस्टल एरिया में अगर ये सिचुएशन आ भी जाती है, क्राइसिस हो भी जाता है, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि प्रॉपर्टी वगैरह का या फिर जो भी लॉसेस हुए हैं उनका कहीं ना कहीं भरपाई कर दे।
तो ये सब सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं ट्विन क्राइसिस को झेलने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा है कि एक्यूरेट फोरकास्ट एंड रिसिलियंस बिल्डिंग्स होल्ड द की टू हैंडलिंग सीवियर साइक्लोन्स। अब देखते हैं अगला आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है आपका वो आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये मेडिकल के फील्ड में, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेडिकल के फील्ड में रिसर्च करती है। आईसीएमआर ने कोरोना पेशेंट के लिए कि उन्हें कैसे ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है। इसमें उन्हें कौन सी दवाई देनी है, किस हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। तो आईसीएमआर ने रिसेंटली जो कि प्लाज्मा थेरेपी है उसे अपनी गाइडलाइंस से हटा दिया है। इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि जो आईसीएमआर है वो एक एक्सपर्ट बॉडी है। अगर वो किसी गाइडलाइन को दे रही है या फिर जो भी ट्रीटमेंट बता रही है तो काफी उस बेस पे काफी असेस करे और एक प्रॉपर असेसमेंट के बाद ही वो अपने गाइडलाइंस बनाए। क्यों? क्योंकि देखा जा रहा है कि इसने प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस में जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन वगैरह है वो भी है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये भी माना जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है वो इतना इफेक्टिव नहीं है कोरोना पेशेंट के लिए। इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि अगर आईसीएमआर जो है वो ये जो भी गाइडलाइंस बना रही है उस पर एक अच्छे लेवल पर असेसमेंट करे, एनालिसिस करे, अपने गाइडलाइंस में स्पेसिफिक रहे ताकि डॉक्टरों को इसमें कंफ्यूजन ना हो, जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, उनका ट्रस्ट बना रहे। क्यों? क्योंकि जब शुरू में माना जाता है कि प्लाज्मा थेरेपी हेल्पफुल है, अब माना जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी हेल्पफुल नहीं है। और किस हिसाब से माना जा रहा है? तो ये जो लैंसेट में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें 11,000 पेशेंट पे ये इन्वेस्टिगेशन करी गई थी। 11,000 पेशेंट पे ये चेक करा गया था और ये पाया गया था कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो हेल्पफुल नहीं है। आईसीएमआर मस्ट एसेस एविडेंस एंड बी वेरी स्पेसिफिक विथ रिकमेंडेशंस ऑन ट्रीटमेंट। ये आर्टिकल जो है वो आपका यूएस से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है, यहाँ पे आपका यूनाइटेड स्टेट, ऊपर कनाडा, नीचे मेक्सिको। तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? यूएसए ने अभी क्या करा है कि ये जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स क्या होता है? ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर सिंपल भाषा में कहें तो यूएसए क्या कर रहा है कि वो अपना वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करा रहा है दुनिया के अदर कंट्रीज को। और जो भी जो पेटेंट एक्ट है, जो उनका पेटेंट एक्ट है या फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट है, उसमें वो रिलीफ कर रहा है। वैक्सीन प्रोवाइड कराने का मतलब ये हुआ कि वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा और वो अपने जो भी वैक्सीन डेवलप कर रखा है उसमें पेटेंट नहीं लगाएगा। इससे क्या होगा? इससे दुनिया के जो भी देश हैं जो वैक्सीन बनाने में असफल हैं या फिर जिनका यहाँ वैक्सीन की शॉर्टेज है उन्हें फायदा होगा। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि जो ट्रिप्स वेवर या ट्रिप्स वेविंग पे यूएसए जो है वो कैसे राजी हुआ या फिर मान कैसे गया। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो कलेक्टिव एफर्ट से वहाँ के लोकल लोगों का, जो कि इंडिया मूल के हैं, जो इंडियंस हैं वहाँ पे, उन्होंने लॉबिंग करा था इसके लिए। और भी जैसे कि कमला हैरिस को बताया जा रहा है या फिर जो यहाँ के इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने कलेक्टिवली मिल के काम करा। तो सब बताया जा रहा है कि कैसे यूएसए ने ट्रिप्स वेविंग करी थी, जो भी पेटेंट में छूट दे रहा है तो वो क्यों इस स्टेज पे आया। और यही बताया जा रहा है कि ये यहाँ के लोगों का या फिर जो भी इंडियंस हैं वहाँ पे हैं उनके लॉबिंग का एफर्ट्स है कि यूएसए इस वाले स्टैंड पे आया। यहाँ पे यूएसए ट्रिप्स जो भी एग्रीमेंट है, पेटेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट है, अगर उसे वेव कर देता है तो दुनिया के बड़ी कंट्रीज को ज़्यादा फायदा हो सकता है अपने वैक्सीनेशन को और हाई स्केल पे, वॉर फुटिंग स्केल पे बढ़ाने के लिए। ये जो तीनों आर्टिकल हमने डिस्कस करा है, यूएसए वाला या फिर ये आईसीएमआर वाला या फिर ये टोक्टे साइक्लोन वाला, ये जो तीनों आर्टिकल है वो आपका एडिटोरियल से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो 98% इंडियंस हैं वो कोरोना वायरस से रिलेटेड लिए ससेप्टिबल है या फिर वल्नरेबल है, इन्हें हो सकता है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि अब तक जो कोरोना वायरस है वो इंडिया के 1.8%, जो 1.8% लोगों को ही इफेक्ट करा है, यानी कम से 2% से भी कम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सक्सेस है, हमारी जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी सक्सेस है कि हमने इसे बस 2% से कम में ही कंटेन कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमें लापरवाही, जो भी कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल है उसमें लापरवाही नहीं करनी है। यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं, जैसे इंडिया में अभी भी 8 स्टेट ऐसे हैं, 8 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो 1 लाख से ज़्यादा हैं, जबकि 22 स्टेट ऐसे हैं जिसमें 15% से ज़्यादा अभी भी पॉजिटिविटी रेट है।
पॉजिटिविटी रेट का मतलब क्या होता है कि अब तक जितने भी लोगों पे जो कोरोना कोविड टेस्ट करा जा रहा है उसमें कितने लोग कोविड पॉजिटिव हैं, तो ये आपका होता है पॉजिटिविटी रेट। 15% का मतलब क्या हुआ, अगर 100 लोगों पे टेस्ट करा गया है तो उसमें 15 लोग जो है 15 जो है वो कोविड पॉजिटिव है। 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। तो ये भी कहा गया है, जो वीके पोल है, डॉक्टर पोल है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो भी ये जो सिंगापुर में देखा जा रहा है कि एक नया वेरिएंट आया है जो कि काफी खतरनाक है बच्चों के लिए, तो उस पर भी बातें चल रही है कि देखते हैं क्या किया जाता है। इसमें जो 2D है, जो 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज मेडिसिन है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए, उसे भी जो आईसीएमआर के जो कोविड पेशेंट से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं, इसे कैसे ट्रीटमेंट देना है, तो उसमें भी रखने की बात चल रही है। इसमें यह भी बात कही गई है कि जो वैक्सीन है वो 18 साल से कम लोगों को भी कैसे लगाया जाए, तो उसमें भी रिसर्च चल रहा है और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसमें जो मेन है वो यही कहा गया है कि अभी भी हमें जो है वो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल है या फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसे बनाए रखना है, उससे उसमें लूज नहीं पड़ना है। ये जो नया प्रोसीजर है नेमिंग का वो लाया गया है। तो आर्टिकल में कहा गया है कि जो यूएस है, जो अपने वैक्सीन है जो यूएसए में डेवलप की गई हैं, जैसे कौन कौन सी वैक्सीन है यूएसए की, तो है एस्ट्राजेनिका या फिर पी फाइजर, मॉडर्ना या J&J वैक्सीन। ये इन सभी को मिला के लगभग 80 मिलियंस जो वैक्सीन हैं और देशों को देगा। 80 मिलियंस मतलब 8 करोड़ वैक्सीन। ये बहुत बड़ा स्टेप है यूएसए का कि दुनिया इस समय जहां कोविड-19 से लड़ रही है उसे डील करने के लिए, उसे फाइट करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे हेल्प करेगा। और इंडिया की कौन कौन सी वैक्सीन है, तो इंडिया की वैक्सीन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इसमें जो बिडेन ने एक बात और कही है, इस समय जो हम क्या देख रहे हैं, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी देख रहे हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी देख रहे हैं। और वो भी किन देशों में, तो ये देख रहे हैं कि हम चाइना और रसिया, ये क्या कर रहे हैं, ये कंट्रीज और कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड कर रही हैं, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो जिन्हें प्रोवाइड करा जा रहा है, जिन कंट्रीज को वैक्सीन, वो कहीं ना कहीं फेवर करें, कहीं ना कहीं उस कंट्री का फेवर चाहती हैं और इसलिए वैक्सीन को प्रोवाइड करा रही हैं। तो यहाँ पे यूएसए ने कहा है कि यूएसए ऐसी कोई पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा, इट्स अ टोटली वेलफेयर स्टेप। तो हम यहाँ पे किसी भी कंट्री से कोई भी फेवर नहीं लेंगे, बस ये हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये एफर्ट्स कर रहे हैं। यहाँ पे जो चाइना की ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, तो इंडिया को भी काफी हद तक इम्पैक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं चाहे वो चाइना जो है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड करा रहा है या फिर नेपाल को प्रोवाइड करा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडियन फॉरेन पॉलिसी या फिर इंडिया के जो रिलेशन हैं उसके इमीडिएट नेबर से, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहे हैं। ये आर्टिकल जो है वो है आर्कटिक ओशियन से रिलेटेड। यहाँ पे आप आर्कटिक ओशियन देख सकते हैं। ये जो रीजन है ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिसोर्सेस हैं वगैरह हाई लेवल पे हैं। यहाँ पे यूएसए बात कह रहा है कि यूएसए कह रहा है वी डोंट वांट मिलिटराइजेशन ऑफ दिस एरिया। मिलिटराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आर्मी एक्टिविटीज वगैरह या फिर इस एरिया जो एरिया है इस पे बार बार किसी कंट्रीज का इंटरवीन करना या फिर किस लिए, तो रिसोर्स पर्पज के लिए। वही कह रहे हैं कि यूएस डोंट वांट मिलिटराइजेशन ऑफ दिस आर्कटिक रीजन। क्यों? क्योंकि रसिया का यहाँ पे देखा जा रहा है कि रसिया कहीं ना कहीं इस रीजन पे अपना कब्जा करना चाहता है, इस रीजन पे अपना डोमिनेशन जो है वो स्टैब्लिश करना चाहता है। यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल भी है। तो आर्कटिक काउंसिल क्या है? आर्कटिक काउंसिल जो है वो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है 8 कंट्रीज का। यहाँ पे 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो वह है आपकी कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रसिया है, स्वीडन है और यूएसए है। ये जो 8 कंट्रीज हैं ये मिलकर आर्कटिक काउंसिल बनाती हैं। और आर्कटिक काउंसिल का काम क्या है? ये रीजन जो है वो मिलिटराइज ना हो, ये रीजन जो है वो पीसफुल बना रहे। ये इस काउंसिल का काम है। तो ये हमने देखा द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस।